तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? कहते हैं ना, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। हमने जब आप लोगों को पूरा वो वाला बुक जो वर्णिका था उसको मैंने कराया था, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, तभी से आप लोग मुझे बार बार कमेंट कर रहे थे सर आप हिंदी में वर्ण है ना हम लोगों को गोधोली पढ़ा दीजिए, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहता था, भाई रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब नहीं रुकना, आज से हमने आपका गोधोली स्टार्ट कर दिया। आप बोलोगे सर कितने चैप्टर्स हैं इसमें? देखो, इसमें दो भाग में हमारा बटा है। एक हमारा है जी गदखंड और दूसरा हमारा काव्यखंड। तो टोटल मिलाकर के 24 चैप्टर हैं हमारे, ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों को संपूर्ण कराऊंगा। संपूर्ण का मतलब संपूर्ण। यदि आप मेरी वीडियोस को देख लेते हैं तो फिर आपको किसी भी वीडियोस के है ना किसी भी वीडियोस को देखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब सर क्या होगा, देखो इसमें मैं पहले आपको पूरे गोधोली में जो हमारा पहला चैप्टर है श्रम विभाजन जाति प्रथा, इसके बारे में मैं पूरे आपको अच्छे ढंग से बताऊँगा। बता देने के बाद पहले मैं इसका परिचय लेखक का दूंगा, फिर मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा और हमारा इसके भी है ना इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव का एक मैं आपको लिंक दूंगा, वहां से जाकर के आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगा लेना। और उसके बाद मैं सब्जेक्टिव की वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए बना दिया हूँ। सब कुछ आपको मिलेगा, पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर मैं आपको अंतिम में बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव का लिंक कहाँ पर मिलेगा और सब्जेक्टिव का लिंक कहाँ मिलेगा। वहाँ से जाकर के आप आराम से देख सकते हैं सबको, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको समझाते हैं अच्छे से। याद रखना कि हर चैप्टर का 3-3 वीडियो अपलोड होगा, यानी 24 चैप्टर के आपके टोटल 72 वीडियोज़ मिलेंगे आपको, ठीक है ना। एक में कहानी, दूसरे में ऑब्जेक्टिव, तीसरे में सब्जेक्टिव। कहानी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव के 3 वीडियो मिलेगी हर चैप्टर की। मेहनत तो भाई साहब बहुत है और आप लोग भी दिल थाम के पढ़ना। जैसे ही हमने आपको क्या पढ़ाया, वर्णिका बुक पढ़ाया, उसी तरह से मैं सेम आपको ऐसे है ना इसको भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। बहुत मस्ती आएगा। आज आप देखते हैं, पहले लिखा है जी BRAM यानी भीमराव अंबेडकर ने लिखा है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम को मतलब समझते हैं, किसी भी कार्य को करना श्रम कहलाता है। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक श्रम कर रहा हूँ, आप किसी खेत में काम कर रहे हैं तो आप भी श्रम कर रहे हैं। यानी किसी भी तरह का जो कार्य करना होता है वो आपका श्रम कहलाता है, ठीक है ना। श्रम एक होता है वो वाला श्रम, ऐसे वाला श्रम नहीं, समझ रहे ना, वो वाला श्रम नहीं। श्रम का मतलब होता है मेहनत, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि श्रम विभाजन यानी श्रम का विभाजन यानी जो कार्य करते हैं कामों का विभाजन, और जाति प्रथा यानी जाति प्रथा आप लोग देखेंगे बहुत बुरी चीज होती है। पंडित साहब ही आके पूजा करेंगे, भाई साहब नाई है तो वो बाल काटेगा। अगर कोई शर्मा के घर में जन्म लिया है तो वो क्या करेगा, बढ़ई का काम करेगा। ये सभी क्या है, जाति के आधार पर कार्यों को बांटना ही श्रम विभाजन कहलाता है और जाति प्रथा। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे, तो वो सब बाद में पढ़ेंगे। पहले आप लेखक परिचय देख लो, फिर मैं आपको पूरी कहानी एकदम मस्ती से सुनाऊंगा, मजा आ जाएगा भाई, मजा। चलो देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के जो लेखक हैं वो सबको याद ही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। आप लोग सर डॉक्टर कहते हो? हाँ भाई साहब, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, ठीक है ना। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप सबको पता है, आप लोगों ने सुना होगा कि ये बहुत ही दलित परिवार से थे। यानी कि इसकी जो जाति थी, ऐसे देखो जाति मैं तो नहीं मानता, लेकिन ये बहुत नीचे जाति के थे, यानी कि दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो देखो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। इसको याद कर लेना सर, याद करना पड़ेगा, पक्का याद करना पड़ेगा, कर लो भाई साहब। 14 अप्रैल 1881 में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के एक मीहू जगह का नाम है। देखो कई जगह पर आपको महू देखने को मिला, कहीं पर मीहू रहता है, सेम चीज़ है, याद रखना, ठीक है ना। अगर आपको महू रहे या फिर मोहर्षि करके मीहू रहे, बात एक ही है, ठीक है ना। जन्म हुआ था। पढ़ने के लिए ये कहाँ गए थे, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पढ़ने के लिए 2 जगह गए थे, एक अमेरिका और दूसरा इंग्लैंड। कहाँ गए थे बता दो? अमेरिका और इंग्लैंड। मैं आपको फिर से कहता हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस पूरा देखते हो फिर आपको किसी वीडियोस को देखने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। अमेरिका और कहाँ? इंग्लैंड, ठीक है ना। स्वदेश में भी कुछ समय इन्होंने वकालत की थी। एग्जाम में आएगा, है ना, आपके एग्जाम में आएगा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? आंसर क्या बताना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा पूछा जाएगा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 1891 ईस्वी में। वे पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? आंसर मारना, अमेरिका और इंग्लैंड। कहाँ गए थे? अमेरिका और इंग्लैंड। उन्होंने कहाँ पर वकालत का काम किया था? ऑप्शन में दिया, स्वदेश में, विदेश में, ठीक है ना। आंसर क्या मारना? स्वदेश में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी कि इसके जीवन के प्रमुख 3 व्यक्ति थे। इसके जीवन में 3 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। कौन कौन से थे सर? पहला थे बुद्ध भगवान जी, दूसरे थे कबीर और तीसरे थे ज्योतिबा फूले। तो याद रखना है 3 व्यक्ति थे जिन्होंने इन्हें प्रभावित किया था। आपके एग्जाम में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति है ना, क्या ना, किस व्यक्ति का जीवन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को काफ़ी प्रभावित किया था? तो कहना 3 व्यक्ति। पहला बोलो बुद्ध भगवान, दूसरा कबीर और तीसरा ज्योतिबा फूले। आगे बढ़ते हैं।
आगे आता है इसको अन्य कौन कौन से नाम से जाना जाता है। तो देखिए हाँ, ये जो हमारे श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इसको हम लोग बाबा साहब भी कहते हैं। पता है आप लोग को ना, बाबा साहब की जय हो, बाबा साहब की जय हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं। और दूसरा, ये संविधान निर्माता हैं। हमारा जो संविधान है, जिस पर हमें पूरा मूल अधिकार दिया गया है, हमारा कानून व्यवस्था उसी के आधार पर चलता है, हमारी सरकारें उसी तरह चलती है। तो जो संविधान को लिखने में जो सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो हम इसे संविधान जनक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है, इसे संविधान जनक बोलिए या फिर संविधान निर्माता बोलिए, दोनों इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, इसकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। पहला, द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, यानी कि कहा जाता है कि भारत में जो जाति है वो। दूसरा है देयर मैकेनिज्म, देयर मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में आ चुका है कई बार क्वेश्चन कि देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है। आंसर क्या लिखेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी में रहता है। आगे बढ़िए, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ठीक है ना, भगवान बुद्ध और उसके धर्म जो है ना धम्मा, ये भी एग्जाम में आता है। बुद्धा और धम्मा के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट आता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, है ना, क्या लिखा है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। लेकिन इसका जो अनुवाद था, इसका जो हिंदी में अनुवाद था वो क्या था, ललई सिंह यादव ने। एग्जाम में आता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन बी या सी में रहेगा, क्या रहेगा, बी या सी में दिया रहेगा, ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव कब किया था, 1936 में। कब किया था जल्दी बताइए, 1936 में, ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाता है इसकी मृत्यु, इसकी मृत्यु हुई थी दिसंबर 1953 है ना, 56 में, दिसंबर 1956 में। कहाँ पर, दिल्ली में, दिसंबर 1956 दिल्ली में इसकी मृत्यु हुई थी। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो अब समझो, अब समझो। सबसे पहली बात मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे पहली बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। आंसर 14 अप्रैल 1891। अगर हम आपसे पूछें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, आंसर मध्य प्रदेश महू में, मध्य प्रदेश महू बोलो या फिर महू में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ने के लिए कहाँ गए थे, अमेरिका या लंदन, अमेरिका और लंदन, है ना। उन्होंने वकालत का कार्य कहाँ पर किया था, स्वदेश में, स्वदेश में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो आंसर में लिखेंगे हम लोग, पहला देखो है ना, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, है ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एक चीज़ और याद रखना यहाँ से, है ना, कि इनके जो संपूर्ण वांग्मय है, वांग्मय जो इनके जितने भी हैं उसको 24 खंडों में प्रकाशित किया गया। एग्जाम में आता है कि भीमराव अंबेडकर के जितने भी वांग्मय हैं उन्हें कितने खंडों में विभाजित किया गया, 10, 12, 18, 21 होगा यहाँ पर, हमने 24 बोल दिया शायद, 21 खंडों में विभाजित किया गया है ना। इसका जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट था, इसका हिंदी रूपांतरण ललई सिंह, जल्दी बोलिए, ललई सिंह यादव ने किया था। चलिए, तो ये आपका पूरा का पूरा हो गया जी लेखक का परिचय। मैं आपको 100% विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब चलिए मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनने के बाद फिर मैं आपको वीडियो, है ना, ऑब्जेक्टिव का लिंक दूंगा, फिर सब्जेक्टिव का, ये चैप्टर हो जाएगा खलास। 2 ही पेज का चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, आई थिंक ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। चलो, यदि आप हमारा फिगर देख के हंस रहे हो तो ये बहुत बुरी बात है जी, ठीक है ना, हंसो मत। लिखा गया यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और इधर जाति प्रथा के पोषक हैं, ठीक है ना, जो कि जातिवाद के पोषक हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली बात है ना, 2-3 चीज़ को आप समझ लो। पहला चीज़ ये होता है ना कि जाति प्रथा क्या होता है। देखो, जाति के आधार पर लोगों को बांट देना और जाति के आधार पर लोगों से भेदभाव करना जाति प्रथा कहलाता है, ठीक है ना। मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, तुम तो क्षुद्र जाति के हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं हमारे सामने, ये क्या है, जाति प्रथा है। मैं तो जी श्रीवास्तव जी हूँ, आप शर्मा जी हो, आपकी वैल्यू कम है, मैं तो कुर्सी पे बैठ के खाऊंगा, आप तो यार नीचे बैठ के खाओ। मैं शाह जात से हूँ, आप तो मंडल जात से हो, आप तो यादव हो। मैं शाह हूँ तो मैं जॉब करूँगा, तुम तो नहीं करोगे। मैं बड़े बड़े काम करूँगा, तुम छोटे छोटे काम करोगे। इसे कहते हैं भाई साहब जाति प्रथा, यानी जाति के आधार पर इंसान को बांटना जाति प्रथा कहलाता है। जाति प्रथा तो बात ठीक थी यार, चलो कोई बात नहीं, तुम जाति प्रथा कर लो, तुम जात के आधार पर बड़ा और छोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। दूसरा, तुम ये क्या लेके आते हो, श्रम विभाजन। जाति तो तुमने बांट दी, सही है, जाति के आधार पर तुम काम भी बांट रहे हो। क्या कर रहे हो, काम भी बांट रहे हो। कहने का मतलब है मेरे बच्चे कि आप जाति के आधार पर काम को बांटना अच्छा नहीं है। समझ रहे हैं कि एक छोटा जाति का आदमी अगर कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है तो ये तो बहुत बुरी चीज़ है ना।
अगर मान के चलो, अभी देखो अभी ये चीज़ ना कम हो रही है, धीरे धीरे जाति प्रथा बहुत कम हो रही है, श्रम विभाजन भी कम हो रही है। अगर मान के चलो आप ऐसा कह दो कि जितने भी ब्राह्मण जाति के लोग हैं केवल वही रेल चलाएंगे, तो भाई हम लोग तो निठल्ले हो जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे। अगर सोचो ऐसा होता कि केवल बड़े जाति के लोग ही शिक्षक बनते, तुम सोच के देखना, अगर ऐसा होता कि केवल बड़े जाति के लोग ही क्या बनते, शिक्षक बनते, तो फिर हम लोग तो यार हम लोग तो पागल हो जाते हैं ना, फिर हम लोग क्या कर पाते। समझ रहे मेरी बात को। तो कहने का मतलब है कि किसी भी जाति के आधार पर काम को बांटना बहुत बुरी चीज़ है। ये बात कहना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कि मैं जातिवाद के खिलाफ हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि जाति के आधार पर किसी भी इंसान का काम तय हो। ठीक है। और दूसरी बात है, जातिवाद के जो पोषक हैं, कुछ लोग अभी भी आपको ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं कि जातिवाद ठीक है। और आखिर क्यों कहते हैं? अगर मैं पूछूं चाचा बताइए कि जातिवाद क्यों ठीक है, आपको काहे लगता है कि जातिवाद ठीक है? तो ये क्या कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। इसका कहना यह है कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि कार्य कुशल से हो, अगर आप चाहते हैं कि समाज में सारा काम एक लेवल पर हो, कुशलता से हो, तो जाति प्रथा जरूरी है। बोले कैसे चाचा? तो कहते हैं देखिए कि अगर नाई बाल नहीं काटेगा, अगर ये तय नहीं होगा कि नाई ही बाल काटेगा, तो फिर बाल काटने का काम कौन करेगा? अगर ये तय नहीं हो कि छोटे जाति के लोग ही नाला साफ करेंगे, तो फिर नाला साफ कौन करेगा? सब लोग कहेंगे मैं तो बड़ा बड़ा काम करूंगा, तो फिर ये काम करेगा कौन? चाचा थोड़ा बहुत ठीक है कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ठीक नहीं है। ये थोड़ा बहुत ठीक है, कहीं कहीं पर सूट कर रहा है आपका, लेकिन ज़्यादा जगह ठीक है ना, सूट नहीं कर रहा है। जैसे अभी कह रहे हैं ना, इसके आधार पर चाचा ठीक है कह रहे हैं। लेकिन अगर सोचिए कि यही काम, यही चीज़ अगर सब पर लागू हो जाए बच्चों, तो कभी कभी ऐसा स्थिति आ जाता है ना कि आप जाति के अनुसार से कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकते। और जब आप दूसरा काम नहीं कर सकते हैं तो क्या होता है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में ये तर्क देते हैं कि जाति प्रथा से कार्य कुशलता होती है, यानी यह कार्य कुशलता के लिए, कार्य को एक लेवल में बना के रखने के लिए, समाज में सभी कार्य को चलने के लिए जाति प्रथा जरूरी है। आप क्या मानते हैं? क्या सर? हाँ तुमको बोल रहे हैं, क्या मानते हो? आपको बोल रहे हैं, क्या मानते हैं आप? अच्छा या खराब है पता नहीं यार, आगे बढ़ो। देखो जाति प्रथा क्या होता है बच्चों, सिर्फ कार्य को नहीं बांटता। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसके काम तय हो जाते हैं। जैसे मान के चलो ठीक है ना, मान के चलो कि एक कोई किसान है, क्या है किसान, तो जब बच्चा पेट में ही माँ का है, जैसे वो जन्म लिया तो बोला ये किसान है। एक नाई, बाल काटने वाला को नाई कहते हैं, कपड़ा बुनने वाले को हम लोग क्या कहते हैं ना, कपड़ा बुनने वाले को क्या कहते हैं जी, बुनकर कहते हैं, और जूता चप्पल बनाने वाले को मोची कहते हैं। तो एक मोची का बच्चा जब पैदा लेता है तो उसी समय कहते हैं तू मोची बनेगा, मोची बनेगा। ये तो गलत बात है ना, गलत बात है। अगर एक जुलाहा बोलते, कपड़े सिलने वाले को जुलाहा बोलते हैं, और एक जुलाहा के बेटे को बोलेगा तुम जुलाहा बनोगे, ये तो बुरी चीज़ है। देखिए मैं ये नहीं कहता जाति प्रथा अच्छी बुरी अलग चीज़ है, लेकिन कोई भी इंसान इस धरती पर आया है तो कम से कम उसके पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपना काम स्वयं चूज करे, उसका जाति नहीं बोले अरे तुम्हारा पापा तो ये करता था बच्चा, तुम्हें भी यही करना पड़ेगा। समझो, ऐसा होने से काम कैसा होता है, टालू भाव। ऐसा होने से इंसान क्या होता है, कामों को टालू भाव से करता है। सोचो कि अगर आप चाहते हो कि आप जीवन में डांसर बनो, क्या बनो, डांसर बनो, आपको अच्छा नाच करने आता है, और ये बोले कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम राय जी हो ना, तुम शर्मा हो ना, कुछ भी हो ना, तो तुम डांसर नहीं बन सकते। अब सोचो तुम्हारा सपना था एक डांसर बनना, और तुम जाति के आधार पर तुम डांसर नहीं बन सकते, और तुमको लगा दिया गया है कारपेंटर के यहाँ पर, या मान के जो तुमको कहीं पर बढ़ई के यहाँ पर लगा दिया, तुम खुट करते रहो, तुम लकड़ी सामान कुछ बनाते रहो, बेंच बनाओ, टेबल बनाओ, तो तुम्हारा क्या मन लगेगा उसमें? नहीं लगेगा। तुमको डांसर बनना था और तुमको बना दिया गया एक, मतलब
लकड़ी के काम करने वाला, तो तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगेगा, तो तुम उसे टालू भाव से करोगे। जब किसी काम को टालू भाव से किया जाता है तो वह काम अच्छे से नहीं होता है, वह काम बिल्कुल भी अच्छे से नहीं होगा। जब अच्छे से नहीं होगा तो तुम पैसा भी अच्छा नहीं कमाओगे। इसीलिए जाति प्रथा आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है। अगर पूछा जाए कि जाति प्रथा आर्थिक पहलू से कैसे हानिकारक है, तो बोलेंगे देखिए जाति प्रथा, आंसर लिखेंगे, जाति प्रथा आर्थिक रूप से भी हानिकारक है, क्योंकि जाति प्रथा में बंधकर कई लोग अपनी जाति के कारण ही किसी ऐसे काम को करने में विवश हो जाते हैं जहां ना तो उनका मन लगता है और ना ही उसका दिमाग उस कार्य को करने की अनुमति देता है। ऐसी स्थिति में लोग टालू भाव से काम करने लगते हैं और टालू भाव से करने के कारण वो अच्छे पैसे नहीं कमा सकते हैं। इसीलिए आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा बिल्कुल क्या है, घटिया है। आगे देखो, गर्भ में ही तय हो जाता है कार्य। जाति प्रथा क्या है, गर्भ में ही तय हो जाता है कार्य, तो ये भी बिल्कुल बुराई है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कहा जाता है, यहाँ पर एकदम इस टॉपिक से बिल्कुल हट करके एक चीज़ में है ना, इसमें लिखा गया है लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र की परिभाषा इस चैप्टर में दिया गया है कि लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होना चाहिए, है ना, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग वोट दे करके नेता को चुने और फिर नेता हमारे ऊपर शासन करे, बस ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ये होना चाहिए जहाँ पर लोगों में दूध और पानी के जैसा मिश्रण हो, जहाँ के लोग एक दूसरे को है ना बिल्कुल अपना समझे, है ना, यहाँ है ना वहाँ के नेता लोग जो होते हैं ना वो भी अपने जनता को बिल्कुल अपना समझे, इसे लोकतंत्र कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि लोकतंत्र में होनी चाहिए दूध और तेल का मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण, आंसर क्या मारिएगा, दूध और पानी का मिश्रण, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, देखो बहुत छोटा चैप्टर है, आप लोग देखोगे तो बस इतना ही चैप्टर है, बुक में देखो बस इतना ही लिखा है, चैप्टर में भी दम नहीं है, छोटा चैप्टर है। बस आप ये समझ लो मैं जो समझा रहा हूँ कि जाति प्रथा का मतलब होता है जाति के अनुसार, जाति प्रथा है ना, क्या लिखा है, श्रम विभाजन जाति प्रथा, यानी कि श्रम का विभाजन जाति के अनुसार से करना, यही है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसको बहुत गलत बताते हैं, कहते हैं ये बहुत घटिया चीज़ है, बहुत अलग है ना, बहुत बुरी चीज़ है, जबकि जातिवाद के पोषक कहते हैं कि ये चीज़ अच्छा है। क्या चाचा सही कह रहे हैं आप लोग, गलत कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं, कहीं कहीं पर ठीक है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। तो मेरे बच्चे एक छोटी सी कहानी थी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि जाति प्रथा क्या होता है, कितना हानिकारक है। सोचो अगर मेरी जाति, जैसे मान के चलो, मैं तो आप यूट्यूब पर नहीं बोल सकता, मेरी कोई भी जाति है मान के चलो, आप लोगों को पता है ये सिंह है ना, हम लिखता है संजय कुमार सिंह लिखाता हूँ मैं, तो मेरा सिंह है। तो अगर सोचो ये रहता है ना, अगर ऐसा होता है कि सिंह जाति के लोग टीचर नहीं बन सकते, तो क्या मैं टीचर बन सकता, और नहीं बन सकता, इतनी अच्छी वीडियोस आपको मैं कैसे देता, ठीक है। तो श्रम विभाजन ना, जाति प्रथा बिल्कुल ही बुरी चीज़ है। अब हम आपको इसमें ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ऑब्जेक्टिव कराने के बाद फिर हम आपको सब्जेक्टिव कराएंगे। देखो ये चैप्टर नहीं छोटा था, थोड़ा सा अटपटा चैप्टर था, लेकिन अगली जो चैप्टर आने वाली है वो बहुत ईजी होगी और बहुत अच्छी आपको समझ में आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगा, पसंद आया होगा। अब देखिए जो भी आपके मन में डाउट्स हैं वो मैं ऑब्जेक्टिव में और मैं सब्जेक्टिव में क्लियर कर दूंगा। जाइए इस वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया ऑब्जेक्टिव का, जाके पहले ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव के बाद फिर सब्जेक्टिव का लिंक मिल जाएगा, आप सब्जेक्टिव देख लेना। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सारा हमने कराया, जाके देख लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। लेकिन हमारा अगर आपने वर्णिका नहीं देखा उसका भी लिंक नीचे पूरा वर्णिका मैंने पढ़ा दिया, अच्छे से पढ़ो, ग्रामर हो रहा है। और फिर अगर कोई वीडियोज़ मुझे बनानी है तो आप लोग कमेंट कर दो, सर ऐसी वीडियोज़ भी आप बनाओ, ठीक है ना। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट लिखना जिसको पढ़ के दिल में यहाँ पर खुशी मिले। धन्यवाद।